हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शेसेट क्लासेस। तो हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ अकाउंट में। चैप्टर का नाम है एनपीओ। इसमें आज एक हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसको बुक्स में फंड बेस्ड अकाउंटिंग के नाम से लिखा है। फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड बेस्ड अकाउंटिंग का बेसिक मतलब क्या है, यहाँ पे ध्यान से समझना। अगर आपकी एनपीओ है और आपको कहीं से डोनेशन आ रही है और वो डोनेशन अगर किसी स्पेसिफिक वर्क के लिए है, इधर ध्यान से समझेंगे। वैसे मैंने आपको पहले हिंट दिया था कि एनपीओ के लिए जो डोनेशन है वो रिसिप्ट होती है, क्योंकि उसके पास पैसा आ रहा है, इनकम भी ट्रीट करते हैं उसे। बट अगर वो डोनेशन किसी स्पेसिफिक काम के लिए आई है तो उसे हम कभी भी इनकम में नहीं लिखते। रिसिप्ट एंड पेमेंट में तो लिखेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर में, इनकम में नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि वो जो पैसा आया है, रिसिप्ट तो है, पैसा तो आ गया, बट वो पैसा किसी स्पेसिफिक काम में लगना है, यानी कि आने के बाद वो पैसा मेरे लिए एक लायबिलिटी बनाएगा कि मुझे वो काम करना पड़ेगा। तो जब भी कोई स्पेसिफिक फंड के लिए डोनेशन आती है, स्पेसिफिक काम के लिए, तो मेरी क्या बनती है? लायबिलिटी बनती है, वो इनकम नहीं होती। जो जनरल डोनेशन होती है जिसके लिए कोई स्पेसिफिक काम नहीं बताया, वो मेरी इनकम होती है। तो इसका मतलब सर डोनेशन की दो कैटेगरी हो गई सर। एक तो जनरल डोनेशन, दैट इज द इनकम। रिसिप्ट तो दोनों है, दिमाग में ध्यान से क्लियर समझना। रिसिप्ट एंड पेमेंट में क्या, पैसा आया तो लिख दो, गया तो लिख दो, वो उसकी नेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर वो पैसा रूटीन में आने वाला है, लाइक जनरल डोनेशन जिसके लिए कोई काम नहीं करना, बस पैसा आ रहा है, तो वो क्या है? इनकम। बट कोई पैसा आया और उसके लिए स्पेसिफिक काम करना है, तो वो मेरे लिए क्या बन जाती है? इनकम नहीं, बल्कि वो मेरे लिए बैलेंस शीट में जाके एक लायबिलिटी बना देती है फंड के नाम से, जिस नाम का वो फंड होगा। अगर क्वेश्चन में कोई भी फंड दिया हुआ है तो फंड वो मेरी क्या बनेगी? लायबिलिटी। और अगर किसी चीज का खर्चा है, लाइक मैच फंड और मैच के एक्सपेंस, तो भाई वो मैच फंड में से ही माइनस होंगे। जब उसका फंड कहाँ है? लायबिलिटी में, तो उस फंड में और पैसा आएगा तो फंड में प्लस होता चला जाएगा, और फंड में से कोई पैसा यूज होगा तो वो माइनस होता चला जाएगा। सपोज कोई स्पोर्ट्स अकेडमी एनपीओ की तरह वर्क कर रही है, उस स्पोर्ट्स अकेडमी में स्पॉन्सरशिप आई, पैसा आया, मैच फंड में प्लस कर दिया। अब वो मैच करवाया, उसमें रिफ्रेशमेंट दी, उसमें गिफ्ट्स, प्राइजेस दिए, उसमें खर्चा हुआ, तो वो मैच फंड में से ही माइनस हो जाएगा। समझ रहे बात को? पर अगर क्वेश्चन में मैच फंड नहीं बताया हुआ था और लिखा है मैच एक्सपेंसेस, तो क्या उसे फंड में से माइनस कर पाऊंगा? नहीं, क्योंकि मेरे पास फंड ही नहीं है। सिर्फ लिखा है मैच एक्सपेंसेस, फंड है नहीं। मैच एक्सपेंसेस को नॉर्मल एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हुए मैं कहा ले जाऊंगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो बहुत ध्यान से समझ लेना इस बात को। मेरे पास क्या रखा हुआ है? सपोज मैच फंड का पैसा पड़ा हुआ है 2 लाख। वो किस लिए आया था? मैच कराने के लिए। उसमें कोई और पैसा आया, मान लो कहीं से 50,000 और आ गए, तो और डोनेशन आ गई, डोनेशन फॉर मैच फंड। तो मैं क्या करूंगा? उसको इसमें ऐड कर दूंगा। अब इसमें से कोई खर्चा हो गया, लाइक उन्होंने प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन पे खर्चा किया, रिफ्रेशमेंट पे खर्चा किया, वो सब यहीं से माइनस होगा, सिंपल सी बात है। बट अगर मुझे ये फंड नहीं दिया हुआ और क्वेश्चन में दिया हुआ मैच एक्सपेंसेस, क्या दिया हुआ? मैच एक्सपेंसेस, तो भाई इसे सीधा मैं क्या ट्रीट करने वाला हूँ? नॉर्मल एक्सपेंडिचर, और ये इनकम एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड चला जाएगा, क्योंकि मेरे पास फंड है ही नहीं, कहां से खर्चा करूं? जेब से चला गया ना, तो वो रूटीन एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? ये कैटेगराइजेशन आपको करना आना चाहिए। इसी के ऊपर बेस्ड एक इलस्ट्रेशन नंबर 5 को पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, यस, नीचे आपके पास आंसर्स भी है तो साथ साथ रीड कर लेंगे। बेटा इस तरह का क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा, बट जो हमें लेंथी क्वेश्चन करने हैं उसमें इनका ट्रीटमेंट करना आना चाहिए, क्योंकि उसमें हमें सारे अकाउंट बनाने, रिसिप्ट, पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। ज्यादातर रिसिप्ट एंड पेमेंट गिवन होता है, बट इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनानी है। तो इसका ट्रीटमेंट कौन से अकाउंट में होगा, जब क्या लिखा होगा, तो कहां आएगा, वो समझना बहुत जरूरी है, वरना कंप्लीट क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ जाती है। पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है।
हाउ आर द फॉलोइंग शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ, इसे कैसे शो करेंगे आप? मैच फंड दिया है 2 लाख का, तो बेटा आप लिखेंगे मैच फंड है, कहां लिखेंगे? सॉरी टूर्नामेंट फंड, माय मिस्टेक, टूर्नामेंट फंड है, कहां जाएगा? बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड। टूर्नामेंट एक्सपेंस माइनस हो जाएगा उसी फंड में से, और रिसिप्ट फ्रॉम टूर्नामेंट प्लस हो जाएगा उसी फंड में। तो देखो क्या लिखा है, देयर इज अ स्पेसिफिक टूर्नामेंट फंड, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑन लायबिलिटी साइड, टूर्नामेंट फंड प्लस रिसिप्ट माइनस एक्सपेंडिचर, इट विल बी शोन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। सॉल्यूशन समझ आया? उन्होंने भी पूरा नहीं करके दिखाया, उन्होंने बता दिया प्लस माइनस करके जो आएगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। आप चाहें तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड इसका पूरा ट्रीटमेंट करके दिखा सकते हैं। यहां पे लिखेंगे आप क्या? टूर्नामेंट फंड प्लस रिसिप्ट माइनस एक्सपेंडिचर, ऐसे इनर कॉलम में प्लस माइनस कर लेंगे हम इसका, और जो टोटल होगा वो बाहर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? कोई प्रॉब्लम? आगे चलते हैं, सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, बिलियर्ड मैच एक्सपेंसेस। बेटा क्या फंड दिया हुआ है इसका कोई? तो ये बैलेंस शीट पे जाने का मतलब ही नहीं है, कहां जाएगा? इनकम एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर साइड। देखो क्या लिखते हैं, देयर इज नो स्पेसिफिक फंड, हेंस 25,000 incurred as billiard expense would be shown on debit side of income and expenditure. Normal expenditure मानते हो उसके डेबिट साइड में शो कर देंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं, क्या लिखा है? रिसिप्ट फ्रॉम सिनेमा शो टिकट्स एंड एक्सपेंसेस ऑन सिनेमा शो। उन्होंने सिनेमा शो किया, उसमें पैसा आया और पैसा गया, क्या कोई फंड है? तो एक जो आया वो रिसिप्ट में, जो गया वो एक्सपेंडिचर में। देखो क्या लिखते हैं, since there is no specific fund, receipt from cinema show ticket will be shown on the credit side, that is income side of the income and expenditure, and expenses on cinema show will be shown on debit side, that is expenditure in income and expenditure account. कोई प्रॉब्लम? समझ आ गई बात? आगे बेटा देखो, ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आने वाले, आपको पढ़ के समझ आ रहा होगा, बट इनकम एक्सपेंडिचर बनाने को आएगा। आपको वहां पढ़ते ही एडजस्टमेंट्स हैं, बेसिकली ये एडजस्टमेंट पढ़ते ही समझ आना चाहिए। फंड है नहीं, लायबिलिटी बैलेंस शीट में लेके जाएंगे, इसकी सारी एडजस्टमेंट वहां करेंगे। कोई फंड नहीं है इसके बारे में, इसको सीधा इनकम एक्सपेंडिचर में डालो, बात खत्म। कोई प्रॉब्लम? आगे चले, चलते हैं। नेक्स्ट इज प्राइस फंड। आ गया फंड का, प्राइस का फंड आ गया, तो कहां लिखेंगे इसे बेटा? बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड। इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, प्राइस फंड पे इंटरेस्ट मिला है, इनकम है, प्लस करेंगे। प्राइस अवॉर्डेड, प्राइस अवॉर्डेड क्या है? एक्सपेंस है, माइनस कर देंगे। आगे देखिए, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, जो प्राइस फंड पड़ा था उसको इन्वेस्ट कर दिया, ऐड क्यों करेंगे? सुने, यस, प्राइस फंड था हमारे पास कितने का? 1 लाख का, ठीक है, उसमें इंटरेस्ट आया, प्लस कर दिया, 1 10 20 खर्चा हो गया, 90 हो गया। 90 का पैसा पड़ा था, आपने उसको इन्वेस्ट कर दिया, तभी तो इंटरेस्ट कमाया था भाई। तो यानी कि इन्वेस्टमेंट करा, तो इसका मतलब आपका बैलेंस शीट में एक एसेट बच जाएगा, कितने का? 80,000। क्लियर हो गई बात? इन्होंने क्या करा, पहले उसकी कैलकुलेशन दिखा दी 90 और नीचे नोट लिख दिया कि जो इन्वेस्टमेंट है इट विल बी शोन इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। इज इट ओके बेटा? समझ आ गया सब बच्चों को? प्लीज आगे चलें। पॉइंट नंबर 5, यस, प्राइस फंड दिया हुआ है 80,000, तो ये तो बैलेंस शीट में जाएगा। 10% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट ऑन 1 अप्रैल रुपीज 80,000। बेटा इन्वेस्टमेंट करा है कितने का? 80,000 का, बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगा। इसमें फर्क क्या है? ये 10% प्राइस फंड बता दिया कि जो इंटरेस्ट मिलेगा ना प्राइस फंड में, वो कितना मिलेगा? किस दिन करी इन्वेस्टमेंट? 1 अप्रैल 2019 में। क्लियर? तो ये अभी तक तो हमने क्या करा, प्राइस फंड लायबिलिटी में लिखा, इन्वेस्टमेंट को कहां लिख दिया? एसेट्स में। आगे चलते हैं, डोनेशन फॉर प्राइस फंड, ये प्लस हो जाएगा। प्राइस अवॉर्डेड 14,000 माइनस हो जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड 10% प्राइस फंड ऑन इन्वेस्टमेंट इज 4,000। कितना इंटरेस्ट मिला? 4,000। इन्वेस्टमेंट कितनी थी बेटा? 80,000। कब हुई थी इन्वेस्टमेंट? 1 अप्रैल। बहुत ध्यान से समझेंगे मेरी बात को। 10% इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट जाना था, 80,000 का 10% कितना है? 8,000। वो कह रहे हैं 4,000 रिसीव हो गया, यानी कि 4,000 आउटस्टैंडिंग हो गया,
4000 क्या हो गया, तो वो भी इसमें जुड़ेगा और हमारा इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम साइड आ जाएगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के नाम से। मिला नहीं है और मिलना तो है, और बैलेंस शीट में 4000 का मेरा एसेट बन जाएगा क्योंकि मेरे पास इंटरेस्ट आना है। अब मैं आपको ओरल ये बातें समझा रहा हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ पे अकाउंट बना के नहीं दिखाना। अभी जब हम कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे आपको ये चीजें बहुत हेल्प करेगी। कुछ बच्चे इन क्वेश्चन को स्किप करते हैं ये मानते हुए अरे इसमें से क्वेश्चन नहीं आता, पर बेस इसी क्वेश्चन में बनता है। देखो सिंपल सी बात है, मेरे पास फंड दिया हुआ है, लायबिलिटी में जाना चाहिए, इन्वेस्टमेंट है एसेट में जानी चाहिए। क्लियर हो गई बात? उन्होंने कहा इस फंड पे जो इन्वेस्टमेंट है, सॉरी इन्वेस्टमेंट पे कितना इंटरेस्ट देना है, 10%, 8000 इंटरेस्ट आना चाहिए। मैंने अभी कुछ नहीं किया, दिमाग में रखा कि 8000 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा ईयर एंड पे। आगे बढ़ा, उन्होंने कहा पैसे रिसीव हुए फंड में प्लस, पैसे माइनस हुए फंड में माइनस, यहां तक हो गई बात। फिर कह रहे उस पे इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट प्लस होगा, 4000 मिला। अब मिलना कितना चाहिए था, तो 4000 रुपए आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के नाम से प्लस होगा, एसेट साइड में एसेट बन जाएगा 4000 का, और इनकम एक्सपेंडिचर में वो क्या बन जाएगी, मेरी इनकम जो ड्यू है बट नॉट रिसीव्ड के नाम से लिखी जाएगी। क्लियर हो गई बात? कोई प्रॉब्लम? आगे चलते हैं। प्रॉब्लम है? मैंने कहा कोई प्रॉब्लम, कह रहे यस भैया। चलो पॉइंट नंबर 6, एक्सपेंडिचर on construction of pavilion during the year was 6 लाख। हमने, अच्छा बेटा इसकी तो सॉरी सोल्यूशन दिखा रखा है, एक बार देख लिया। मैंने सोचा शायद दिखा नहीं रखा, तो 5th पॉइंट का बैलेंस शीट बना के दिखाया उन्होंने। देखो 80,000 का फंड था, 80,000 की इन्वेस्टमेंट थी, एसेट दोनों तरफ दिख गया। 80,000 फंड, 80,000 इन्वेस्टमेंट, एसेट साइड मिल गया आपको। डोनेशन आई थी 12,000 की, ठीक है। प्राइज अवॉर्डेड लास्ट में माइनस किया हुआ है 14,000 रुपए का खर्चा। इंटरेस्ट कितना बोला आपको, 8,000, जिसमें से 4 तो रिसीव हो गया, इंटरेस्ट रिसीव, 4 अक्रूड के नाम से लिख दिया क्योंकि वो भी आना है, और जो आना है वो मेरा बैलेंस शीट में एसेट बनेगा। एसेट साइड चेक करो, 4,000 रुपए अक्रूड इंटरेस्ट। समझ आ गया ट्रीटमेंट? परफेक्ट। आगे चले, पॉइंट नंबर 6, बहुत अच्छा पॉइंट है और ये मेरा लास्ट पॉइंट है जो इस टॉपिक पे मैं डिस्कस करूंगा। बाकी इसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे मूव करेंगे, एडजस्टमेंट्स को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मैक्सिमम यही आ सकती है। समझते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन ड्यूरिंग द ईयर वाज 6 लाख। बेटा पवेलियन होता क्या है पहले तो ये पता है आपको? क्रिकेट मैच में जहां पे क्रिकेटर्स बैठते हैं उसे पवेलियन बोलते हैं। बेसिकली पवेलियन क्या है, जहां पे वो एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो एनपीओ के लिए तो वो एसेट होगा ना, समझ रहे हैं बात को? पवेलियन इज अ बिल्डिंग, अब बिल्डिंग है तो वो एसेट होने वाला है। तो उन्होंने क्या कहा कि हमने पवेलियन बनाने पे इस साल 6 लाख रुपए का कंस्ट्रक्शन किया है, उस पे खर्चा किया कंस्ट्रक्शन पे। द कंस्ट्रक्शन इज वर्क इन प्रोग्रेस, उस पे काम अभी चल रहा है, तैयार नहीं हुआ, एंड नॉट येट कंप्लीटेड। पवेलियन फंड ऑन 31 मार्च वाज 8 लाख। 8 लाख का फंड मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल था। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, डोनेशन फॉर पवेलियन और आ गई कितने की, 10 लाख, ठीक है। और मेरे पास कैपिटल फंड था 20 लाख का। क्वेश्चन को समझना, डिटेल लिख रहा हूं एक बार यहाँ पे, फिर आएगा डेटा कंट्रोल में, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है बेटा, मेरे पास क्या गिवन है, सबसे पहले एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन, कितना खर्चा किया मैंने, 6 लाख का, ठीक है। मेरे पास पवेलियन फंड ऑलरेडी पड़ा था 8 लाख का, राइट। डोनेशन आई पवेलियन फंड की, डोनेशन फॉर पवेलियन फंड कितनी आई, 10 लाख। और एक और गिवन है कैपिटल फंड, राइट। कैपिटल फंड मेरे पास पहले ही है। बेटा कैपिटल फंड होता क्या है, पहले तो मुझे ये बता। जब एक नॉर्मल बिजनेस में ओनर पैसा लगाता है तो उसे क्या बोलते हैं, एनपीओ में जब ओनर जिसने उसे स्टार्ट करी है वो पैसा लगाता है तो उसे नाम दिया गया है कैपिटल फंड, ठीक है। कैपिटल फंड, कैपिटल किस तरफ आती है बेटा मुझे ये बताएं।
बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आती है कैपिटल, तो इसके तो लोकेशन हमें पता चल गई कहाँ पुट करनी है हमें, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। एक बार साथ साथ चेक करते चलेंगे, आपको क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, अब आपने सारी डिटेल यहाँ लिख लिया, साथ साथ सोल्यूशन देखे। कैपिटल फंड आपने लिख लिया कितने का, 20 लाख। अब इसके बाद इधर से शुरू से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मेरा सबसे पहले कैपिटल फंड का काम होना जरूरी है। लिख लिया मैंने 20 लाख। उन्होंने कहा खर्चा किया सर इस साल कितने का, किस पे, पवेलियन की कंस्ट्रक्शन पे। अब सर खर्चा है, अगर मेरे पास फंड है तो उसमें से माइनस करूंगा, और फंड नहीं है तो सीधा एक्सपेंडिचर बुक करता हूं इसे मैं। तो देखो पवेलियन फंड है, यानी कि पहले लायबिलिटी साइड में मुझे क्या लिखना पड़ेगा, पवेलियन फंड। समझ आ गई, कितने का था, 8 लाख। 8 लाख में 10 लाख और आ गए, वो ऐड हो जाएंगे 18, और 6 लाख का खर्चा हुआ, माइनस हो जाएगा 12 लाख का। अब ध्यान से सुनेंगे, 12 लाख का तो पवेलियन फंड आ गया। अब ये जो 6 लाख का खर्चा हुआ, सोचना आपका बिजनेस है, आपका एनपीओ है, आपने 6 लाख रुपए खर्च करे, 6 लाख रुपए खर्च करे, तो क्या वो 6 लाख आपकी कैपिटल में जुड़ने चाहिए, क्योंकि उससे एक एसेट बना है। वो 6 लाख रुपए आपके लिए इन्वेस्टमेंट हो गई, मतलब आपकी तरफ से और 6 लाख लग गए, तो एक तो ये जाके 6 लाख वहां से तो माइनस हो गया, कैपिटल फंड में जुड़ेगा, प्लस एक बिल्डिंग बन गई आपके लिए, एक एसेट बन जाएगा। चेक करें 6 लाख से कैपिटल फंड में, देखो हमारे पास 6 लाख जुड़ गया ऊपर जाके, उधर से पवेलियन आ गया 6 लाख, और इधर चेक करें पवेलियन में से माइनस होगा 6 लाख। इज इट ओके? हाँ जी। तो अगर कोई फंड पड़ा है और उससे कोई एसेट बना रहे हो, तो उसके 3 ट्रीटमेंट हो गए। पहली बात तो फंड में से माइनस हो जाएगा, दूसरा आपकी कैपिटल फंड में जुड़ जाएगा, तीसरा वो बैलेंस शीट में एसेट साइड में एक एसेट बना देगा। इज इट ओके? कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? ठीक। अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके पास होंगे वो आपको करने हैं। अभी बताता हूं, एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस करना है मुझे इसमें। आपको कई बार देंगे लाइफ मेंबरशिप फीस। अब बच्चा लाइफ मेंबरशिप फीस को कहता है कि सर ये तो नॉर्मल रिसिप्ट है, मेरी इनकम एक्सपेंडिचर में लिखूंगा क्योंकि मेरी इनकम है, राइट? पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट में आएगी। देखो वहां पे आपको नहीं पता लगेगा कि ये चीज पोस्ट कहां करनी है, तो आप क्या करते हैं, ज्यादातर चीजों को रिसिप्ट एंड पेमेंट से इनकम एक्सपेंडिचर में उतारते हैं। और मैंने आपको कहा था जो भी रूटीन के नेचर की रिसिप्ट है वो इनकम है, और जो भी रूटीन के नेचर की पेमेंट है वो एक्सपेंडिचर, ठीक है? बट ये जो लाइफ मेंबरशिप फीस है, नॉर्मल मेंबरशिप फीस होती वो मेरी इनकम थी, क्यों? क्योंकि वो हर साल आनी है मेंबरशिप फीस। बट लाइफ मेंबरशिप फीस का मतलब क्या है, उसने एक बार पैसा दे दिया, अब पूरी लाइफ टाइम वो मेरे से फैसिलिटीज लेगा, तो यानी कि वो मेरी क्या बन गई, एक लायबिलिटी बन गई। अब यहाँ पे जो लाइफ मेंबरशिप फीस है, प्रैक्टिकली लाइफ मेंबरशिप फीस जो होती है ना, उसका एक टाइम पीरियड होता है। अब वो कहते हैं 10 साल, 10 साल को लाइफ टाइम लिख लेते हैं। उन्होंने ना अपने वो, जैसे अब कई बार आपने सुना भी होगा कि कुछ भी इन्वेस्ट करने से पहले रीड द डॉक्यूमेंट्स एंड एग्रीमेंट्स केयरफुली, तो वो एग्रीमेंट में पहले लिख के रखते हैं लाइफ टाइम मींस फॉर 10 इयर्स। तो 10 साल के लिए तो मेरी लायबिलिटी बन गई ना, तो उसे हम बैलेंस शीट में कहां शो करेंगे, लायबिलिटीज साइड। अगर लाइफ मेंबरशिप फीस के अलावा कोई वर्ड लिखा है, मेंबरशिप फीस, सब्सक्रिप्शन, तो वो नॉर्मल रूटीन की इनकम है, वो इनकम एक्सपेंडिचर में आएगी। बट एक लाइफ मेंबरशिप फीस ऐसी फीस होती है जो कहां पे आती है, बैलेंस शीट में, लायबिलिटीज। इज इट ओके? बाकी सब आपका नॉर्मल है, आप इसे ट्राई करेंगे। तो अभी एक चीज और समझेंगे हम, और उसके बाद क्लास को एंड अप करते हैं। होपफुली ये तो टॉपिक समझ आ गया होगा सबको, ठीक है? आगे चलते हैं बेटा। अब फंड बेस्ड अकाउंटिंग के बाद मुझे कुछ डिस्कस करना है आपके साथ इस टॉपिक के अलावा। हम सब एक अकाउंट बनाना सीख चुके हैं बहुत अच्छे से, और उस अकाउंट का नाम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इधर आते हैं हमारे एक्सपेंडिचर, इधर आते हैं अमाउंट, फिर इनकम, अमाउंट। क्वेश्चन में ये क्या करेंगे, आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट देके रखेंगे। क्या देके रखेंगे? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और कहेंगे प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की बात मैं आज की क्लास में नहीं करूंगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर कैसे बनाना है उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करना है मुझे। बेटा आपके पास प्लीज इधर ध्यान से,
रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया होगा, इधर होंगी आपकी सारी रिसिप्ट्स, इधर होंगी पेमेंट्स। जो भी रिसिप्ट होगी, डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, ये वो सारी दी होंगी, ये सारी की सारी रिसिप्ट जो है मेरी इनकम होंगी या नहीं होंगी? इनकम होंगी। बट ये जो इनकम होगी भाई, इसमें अगला पिछला सारा जुड़ा होगा, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट तो सारे सालों का लेता है। इनकम एक्सपेंडिचर क्या कहता है? सिर्फ और सिर्फ करंट। तो इसमें सब्सक्रिप्शन भी होगा, होगा नहीं होगा? तो सब्सक्रिप्शन जो है वो सारे सालों का होगा, उसकी कैलकुलेशन करनी सीख ली आपने, आउटस्टैंडिंग, एडवांस, सब कुछ वो कैलकुलेशन करके चाहे यहीं पे लिख देना बाय सब्सक्रिप्शन ऐड लेस करके टोटल बाहर आ जाएगा। अदरवाइज वो सब्सक्रिप्शन यहां से उठा के वर्किंग नोट में कैलकुलेशन करना और वहां से वैल्यू पुट करना। सिमिलरली एक्सपेंडिचर के लिए आपने वो कंज्यूमेबल आइटम प्लस माइनस करना सीखा था। क्या होगा? आपके पास स्टेशनरी दी हुई है, उसका ओपनिंग, क्लोजिंग, क्रेडिटर, ये वो दिया हुआ है। अब यहां से वो उठाने के बाद उसकी एडजस्टमेंट करना, वो क्या है? आपके लिए खर्चा है, तो वो कहां पे आ जाएगा? यहाँ पे, तो स्टेशनरी, राइट? अब ध्यान से समझेंगे, इसमें कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जो रिसिप्ट साइड लिखी है या पेमेंट साइड लिखी है, लाइक बुक्स लिखी है पेमेंट साइड पे। बेटा बुक्स क्या मेरा खर्चा है या मेरा एसेट है? एसेट। बट इन्होंने पेमेंट क्यों लिखा सर? क्योंकि पैसे दिए होंगे, खरीदी होगी ना, तो वो इसमें आनी तो नहीं चाहिए, ये बैलेंस शीट में जाएंगी ना वो। तो जरूरी नहीं है जो रिसिप्ट एंड पेमेंट में आ गया वो इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा ही आएगा, क्योंकि उसका नेचर चेक करना। इसमें जो एसेट्स और लायबिलिटीज आपको लग रही हैं वो इनकम एक्सपेंडिचर में क्रॉस नहीं होगी, उस नेचर पे ध्यान दे लेंगे आप। डोनेशन लिखा है तो क्या मान लेंगे? जनरल डोनेशन आ जाएगी इनकम में। अगर लिख दिया डोनेशन फॉर मैच तो वो स्पेसिफिक डोनेशन होगी, अभी बताइए कहां जाएगी वो? लायबिलिटी साइड। तो वो काम मैंने इसके लिए कराया कि इनकम एक्सपेंडिचर को तसल्ली से सब बच्चे बनाएंगे। उसकी जो एडजस्टमेंट्स हैं आज जो दूंगा वो सिर्फ आपको वही मिलेंगी जो हम पहले कर चुके हैं, सब्सक्रिप्शन की या कंज्यूमेबल आइटम लाइक स्टेशनरी, मेडिसिन, ये वो। क्लियर? तो वो ध्यान में रखते हुए, वो एडजस्टमेंट करते हुए आपको एक अकाउंट बनाना सीखना है आज, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। होपफुली पुरानी जो क्लासेस थी उसको दिमाग में रखते हुए करोगे तो 100% होगा। होपफुली वो आपको याद है। अगर याद नहीं है तो प्लीज पहले उन वीडियोस को एक बार गो थ्रू करो, फिर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, वरना अब मैं चैप्टर की एंडिंग स्टेज पे हूँ। नेक्स्ट क्लास में मेरे कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे, सिर्फ प्रैक्टिस रह जाएगी। तो इसलिए बोल रहा हूँ, अगर किसी का कोई कॉन्सेप्ट छूटा हुआ है, कुछ पेंडिंग है, एक बार पिछली वीडियोस को देख के इनकम एक्सपेंडिचर का जो आज होमवर्क दूंगा वो करें, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय।